हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। तो आज से हम शुरू करेंगे यहाँ पर घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका पहला चैप्टर जो है कि भारत का संवैधानिक विकास। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर भारत का जो है संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है। भारत का संवैधानिक विकास जो है, भारत का संवैधानिक विकास, एक तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु ये जो एक पारित अधिनियम था, ब्रिटिश संसदीय अधिनियम, ये पारित कब हुआ था? ये पारित हुआ था 1773 से लेकर 1853। और दूसरा इसका जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ तो ये ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम हुआ था 1800 से लेकर 1858 से 1947 में। ये भारत का संवैधानिक विकास जो है दो अधिनियमों के तहत हुआ। तो हम यहाँ पर चीज़ों को जो है पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसके जो है हम इसको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, फिर उसके बाद इसके जो भी MCQs हैं उनको देखेंगे। चलिए देखते हैं। कंपनी के शासन हेतु जो है पारित अधिनियम सबसे पहले देखेंगे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु जो पारित अधिनियम था उसको देखेंगे। सबसे पहले उसमें क्या क्या जो है किया गया था भारतीय संवैधानिक विकास के लिए। तो ब्रिटिश संसद के जो ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ये बंगाल के गवर्नर को इसमें क्या कहा गया, बंगाल का जो जिसको पहले बंगाल का गवर्नर नाम दिया जाता था, इस एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसको जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया। उसकी सहायता के लिए क्या किया गया, उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत बार बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो वारेन हेस्टिंग्स बने थे। तथा फ्रांसिस क्लेवरिन और मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य जो है ये नियुक्त किए गए थे। ये वारेन हेस्टिंग्स का नाम याद रखिए। इसमें जो परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दे दिया गया। जो ये बंगाल के में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को तो सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार इन्हें दे दिया गया। इसमें प्रमुख मामले कौन कौन थे, तो वो विदेश नीति जो थी इसमें, इसके बाद मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था इसमें। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कलकत्ता में जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके तहत की गई, तो गई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत, लेकिन की गई थी कब, 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर 4 थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। फिर उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा में। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में के द्वारा कंपनी के जो क्या किया गया, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण कर दिया गया। इस एक्ट के तहत पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा क्या किया गया कि जो कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को डिवाइड कर दिया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को क्या किया गया, कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनैतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने तथा लागू करने के जो है ये अधिकार दे दिए गए। इसके बाद ये गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। इसमें देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद ये दोनों अधिकार जो थे, तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए थे। 1793 के चार्टर एक्ट के फिर चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए थे 1793 से। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को क्या किया गया, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये यही कर रहे थे कि बार बार जो है क्या करते थे, प्रति 20 वर्षों के लिए कंपनी के अधिकारों को बढ़ा देते थे, यही चार्टर एक्ट के तहत। उसके बाद 18 जो है
13 की में 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, पहली बार भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो है किस चार्टर एक्ट के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है शिक्षा पर भारतीयों के लिए खर्च करने का जो है प्रावधान किया गया, तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। उसके बाद फिर कंपनी का क्या हुआ, जो कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी के जो भारतीय व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था उसको समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ उसके बाद क्या, चीन के साथ चाय के व्यापार पर उनका एकाधिकार बना रहा। चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उस पर उनका जो है एकाधिकार बना रहा। फिर 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 में एक चार्टर एक्ट है, उसके तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल क्या था, धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए योग्य नहीं समझा जाता था। इसमें देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल को जब संपूर्ण बंगाल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। इनके कंपनी के साथ क्या था, समस्त कंपनी के जो समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और उसे क्या है, भविष्य में केवल उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे कंपनी को। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो कानूनी सदस्य को सबसे पहले शामिल किया गया था वो मैकाले को सर्वप्रथम सम्मिलित किया गया। इस एक्ट के तहत फिर सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए जो है कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए कि अब ये क्या था, अब ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकते थे। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर इन्हें भेदभाव को जो है इसमें समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर इस एक्ट में जो नियुक्तियों के योग्यता में जो भेदभाव किया जाता था यहाँ पर उन्हें समाप्त कर दिया गया उस भेदभाव को। फिर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। 1853 में चार्टर एक्ट आया और उसके द्वारा जो विधायी शक्तियाँ थीं उनको कार्यपालिका शक्तियों से अलग कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। फिर विधि निर्माण हेतु क्या किया गया, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्तियों चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। खुली परीक्षा होने लगी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। अब बात करेंगे हम जो भी MCQs। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। इसके है एलिजा इप्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो एलिजा इप्पे जो थे वो इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सही है स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो एलिजा इप्पे कौन थे? एलिजा इप्पे कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको जो है मिलान करना है। देखते हैं। ये सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे कि शुद्ध हिंदी में इसे नियामक अधिनियम कहा गया। इसे हिंदी में भी याद रखिए, नियामक अधिनियम, कहीं कहीं पर जो है नियामक अधिनियम भी लिखा मिल सकता है। तो यह रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर उसके बाद आया पिट्स का भारतीय अधिनियम, ये आया 1784 में। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। फिर चार्टर अधिनियम आया 1813 में। इसमें इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई। फिर चार्टर एक्ट 1833 आया। इसमें गवर्नर जनरल की परिषदों में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से ये संबंधित था, 1833 का जो चार्टर एक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव सबसे पहला कह रहा है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद के द्वारा। तो इन तीनों के द्वारा पड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ईस्ट इंडिया कंपनी के ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया गया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। 1823 में जनरल कमेटी या पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। इसके बाद भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता थे ट्रेविलियन, जबकि एच.टी. प्रिंसिप वाच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। देखते हैं नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यह कर दिया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार थी उसको समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए था। भविष्य में कंपनी को केवल और केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे, न कि व्यापारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। थर्ड स्टेटमेंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भारत का राजस्व क्या था? ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ऐसा नहीं। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा और बाकी को समाप्त कर दिया गया। इसी साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के लिए प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार जो है इसमें क्योंकि भारत का क्या था? राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है गठन किया गया। देखते हैं नेक्स्ट, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ये बनाया था चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये 1833 का चार्टर एक्ट की एक महत्वपूर्ण धारा थी 87, जिसमें यह कहा गया था किसी भी भारतीय अथवा क्राउन को देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण या जो है कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदार है तो क्या है? मुख्य आधार बनी। देखते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम जो था।
ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ये ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन क्या था, ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। भारत का जो शासन था तो वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले जो था क्या किया गया था, बंगाल के जो पहले केवल बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उस पहले जो है गवर्नर ही नाम दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। उसके बाद फिर जो है बंगाल का जो गवर्नर होता था उससे क्या किया गया, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर उसके बाद अधिनियम आया भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें क्या कहा गया कि जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इनका लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे, तो लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन भी किया गया। भारत के राज्य के सचिव का पद का सृजन किया गया इस अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जो मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियां थी इनको पुनः विधायी शक्तियां देकर इनके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1892। देखते हैं ये भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत क्या हुआ। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या क्या थी, बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। इसके माध्यम से केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर जो है प्रश्न पूछने के भी अधिकार दे दिया गया। परंतु इसमें क्या रहा, परंतु इसमें जो है एक सीमा निर्धारित कर दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार तो दे दिया गया, किंतु इसमें पूरक प्रश्न पूछने और मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे कि मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर जो है ये भी पूछ देता है, भारत परिषद अधिनियम 1909 ना लिखकर मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 लिख देता है, तो याद रखिए। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1909 आया। इसके बाद भारतीयों को जो है विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया और प्रथम जो थे उनको शामिल किया गया था किनको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया था और परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। जो इसके पहले का अधिनियम आया था उसमें जो है पूरक प्रश्न पूछने का और मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें जो है इन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया भारतीयों को। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन पद्धति के द्वारा क्या था, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 भी कहा जाता है।
इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है कि पहली बार इस अधिनियम के तहत जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। तो ये 1919 का भारत शासन अधिनियम या 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत। सांप्रदायिक आधार पर इसमें निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को, इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो है स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें पहली बार उत्तरदायी, भारत परिषद अधिनियम 1919 में पहली बार जो है क्या उत्तरदायी शासन अधिनियम, शासन शब्द का इसमें प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। फिर आया भारत शासन अधिनियम 1935। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दी गई। पहले क्या किया गया था? पहले प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, इसके तहत केंद्र में द्वैत, जो प्रांतों में द्वैत शासन लागू था उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं शाख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई, भारतीय रिजर्व बैंक की। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जो है किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था? तो ये अधिनियम था 1935 का। इसमें दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का भी निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द जो है, ये पहले भारत का सम्राट शब्द चलन में था, इस शब्द को समाप्त कर दिया गया। अब बात करेंगे हम इनसे बनने वाले एमसीक्यूज की। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत इस पर बजट पर जो बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार इसमें भी नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु क्या था, पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो ये लागू की गई थी मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। यह भारत शासन अधिनियम 1909। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1902 के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का भी प्रावधान इसमें किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इसमें से किसी के द्वारा नहीं की गई थी, जो ऑप्शन में दिए हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके
प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस गोयर। और यहाँ पर जो है ऑप्शन में क्या है, कहीं पर 1935 नहीं दिया है। देखते हैं नेक्स्ट है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? ये 1937 को। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, रिजर्व्ड और क्या है जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? ये था कौन? अपना भारत शासन अधिनियम 1935। देखते हैं नेक्स्ट है 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषताएं की बात की जा रही है। तो पहली है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल ये थी। दूसरी है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये इसमें नहीं कार्य किया गया था। नेक्स्ट है, थर्ड है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण ये भी किया गया था इसी में। देखते हैं नेक्स्ट, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम के द्वारा क्या है, भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू एवं वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित से किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को दो श्रेणी में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायकों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंप दिया गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। और जहाँ पर बात है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की, तो ये 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था केवल जारी रही, बल्कि इसमें सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों एवं एंग्लो इंडियन को भी इसमें विस्तारित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट, जो की अवधि में प्रथम बैठक से 5 वर्ष कहलाता था, तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसमें 60 सदस्यों से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। फिर निचला सदन जो था, इसमें केंद्रीय विधानसभा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि कितनी थी? प्रथम बैठक से 3 वर्ष। तथा भारत सरकार अधिनियम 1990 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः कितने 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा जो है 40 जो थे मनोनीत थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होने थे। और 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 मेंबर्स में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 143 से जो है संख्या बढ़ाकर पहले कितनी थी? 143, 102 निर्वाचित और प्लस 41 मनोनीत तथा फिर 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत कर दी गई। दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। और ये जो बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण उसमें क्या अनेक उल्लेखों से उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया जाता था। देखते हैं नेक्स्ट है केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो ये 1919 का जो एक्ट था वही लाया था। नेक्स्ट, भारत की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है।
कहाँ से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित थी। नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के जो निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? ये हुआ था 1926 और 1945 निर्वाचन शासन अधिनियम। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। यहाँ पर 1926 और 1945 का जो केंद्रीय विधान सभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ये प्रवृत्त किया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी इसमें। नेक्स्ट, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित था? ये आधारित था भारत सरकार अधिनियम 1935 पर। इसको जो है हम अभी एक्सप्लेन कर चुके थे, देख लेते हैं, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 की उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, बिल्कुल अभी हमने देखा। सेकंड है, अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ये नहीं किया गया था इसमें, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, बिल्कुल था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में जो है लागू किया गया। ये लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दी थी। नेक्स्ट, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? ये दी गई थी किसको? गवर्नर जनरल को दी गई थी। क्वेश्चन जो है किसी भी तरह पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ और महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं था? ये नहीं वाला वर्ड जो है याद रखिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान जो बाद में आया। बी स्टेटमेंट है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, बिल्कुल था। एक संघ की योजना पर विचार था और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का जो है समावचित किया जाना भी था। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत शासन का अधिनियम जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, तो इसमें देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान कहीं पर नहीं किया गया था।
ये कब किया गया था? तो ये सर्वप्रथम इसका उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। इसके जो मुख्य उपबंध थे, पहला था संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा था केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना की गई और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया। प्रांतीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई, प्रांतीय विधानमंडल बनाए गए, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग किया गया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 35 के प्रावधानों के अनुरूप तो किया गया था। यहाँ पर जो है यह ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो यही आंसर जो है करना पड़ेगा। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग किया गया? ठीक है, ये 1935 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था और किया कब गया था? तो 1937 में अलग किया गया था वर्मा को भारत से। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।